नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। तो मुरादाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ेंगे जो कि अपराधियों पर हो रही कार्रवाई के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मेरठ से हमारे साथ सनुज जुड़ेंगे जो कि चलती बस में हुए गैंगरेप की इस पूरी हकीकत को बयां करेंगे। तो वहीं प्रतापगढ़ से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अपहरणकर्ता के द्वारा 24 घंटे में मांगी गई फिरौती को लेकर के जानकारी देंगे। तो 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात होगी माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का कहर लगातार चल रहा है और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई के बाद रविवार को अंबेडकर नगर में माफिया सरगना खान मुबारक का घर भी ढाया गया है। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भारी पुलिस बल के साथ वहां पर मौजूद रहे और फिर खान मुबारक का घर जिले के हर संभार गांव में स्थित है। उस पर अलग अलग जिलों में तकरीबन 35 मुकदमे हैं। खान मुबारक का भाई खान जफर मुंबई में हत्या समेत कई बड़े मामलों में शामिल रहा है और फिर आजीवन कारावास की सजा के तहत उसी जेल में वो बंद है। मुरादाबाद में भी जिला मजिस्ट्रेट ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,13,35,000 की संपत्ति को जब्त किया है। साथ ही 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। बागपत में भी गैंगस्टर अपराधी सुनील राठी की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो कुल मिलाकर के माफियाओं पर योगी सरकार का कहर लगातार जारी है और अब खान मुबारक का जो आलीशान घर है वो जमींदोज हो चुका है। मुरादाबाद में भी 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और इसमें 1,13,35,000 की संपत्तियों की जब्ती भी शामिल है। बागपत में भी अपराधी सुनील राठी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम कार्रवाई हैं वो लगातार जारी हैं। चाहे खान मुबारक की बात करें, चाहे सुनील राठी की बात करें, इन सब के खिलाफ जो योगी सरकार है वो सख्त एक्शन अपनाए हुए है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद और उसके बाद खान मुबारक और फिर सुनील राठी तक ये जो कार्रवाई है वो लगातार अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन माफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार है वो बेहद सख्त नजर आ रही है और लगातार हो रही ये कार्रवाई इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो बात मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार कही जाती रही, अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं हैं वो भी अब ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं क्योंकि उनके द्वारा ही इन कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जो अपराध तंत्र इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर इन अपराधियों के द्वारा चलाया जा रहा था उसको कैसे यह सरकार तोड़ती है, क्योंकि ये कार्रवाइयां तो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इनके जो आशियाने हैं या फिर इनकी जो संपत्तियां हैं जो कि अवैध तरीके से अर्जित की गई उनके खिलाफ ये बड़ी और व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हुई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफियाओं का तंत्र रहा उसको तोड़ पाने में भी कामयाबी प्रशासन को मिलेगी, यह भी एक अहम सवाल इन कार्रवाई के साथ बरकरार है। हालांकि जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी, जिस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा, उसको लेकर के अब ये जो कार्रवाइयां हैं कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ती हुई और उस बात की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। अब सीधे रुख कर लेते हैं मुरादाबाद का। शहनवाज हमारे सहयोगी मुरादाबाद से ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। शहनवाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुरादाबाद में क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरी तरह से एक्शन के मूड में है और मुरादाबाद में 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर जो संपत्ति है वो जब्त की गई है, जिसमें कई सारे ट्रक और जो भूमि है वो जब्त की गई है। फिलहाल जो 7 लोग अलग अलग थानों में, लगभग 4 मनेठेर थाना और 1 कांट और 2 अलग थानों में जो है ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस कार्रवाई से जो है हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है वो गुंडों को पूरी तरह से, जिस तरह से ये जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए जो है पूरी तरह से एक्शन के मूड में है और वो अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए उनकी संपत्तियां जब्त कर रही है। जी शहनवाज, थोड़ा सा ये बताएं एक एक करके, क्योंकि 7 लोग हैं, जाहिर बात है कि एक बड़ी कार्रवाई है और 7 लोगों के खिलाफ एक तो कार्रवाई हो रही है, संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई वो अलग देखने को मिल रही है। ये जो 7 लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ये किस प्रकार के आपराधिक छवि के लोग हैं और इनके ऊपर क्या आरोप लगाते हुए किस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक समझाएं शहनवाज।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2020 में ये सारे आपराधिक मामले इनके प्रकाश में आए हैं और इसमें लूट, डकैती, हत्या और चोरी और जिस तरह से गौकशी के मामले ज्यादातर इसमें देखे गए हैं, जिसमें जो स्थानीय प्रशासन ने उसमें सख्त कार्रवाई की है और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये पुलिस ने कार्रवाई की है। एक के बाद एक कार्रवाई के बाद जो है पूरे जनपद भर में हड़कंप मचा हुआ है और जो अपराधी है उसमें खलबली मच गई है। कहीं ना कहीं अपराधी जो हैं अब खौफ में है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, 1 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर जो है संपत्तियां जब्त की गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद जो है अपराधी अपराध करने से भी घबराएगा। जी बिल्कुल। एक चीज और बताएं शहनवाज, क्योंकि अब जाहिर बात है 7 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अब यहाँ पर चुस्त नजर आ रही है। इस कार्रवाई के बाद या इस कार्रवाई से पहले क्या आपकी कोई बातचीत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई है? इस कार्रवाई को लेकर के उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है इस कार्रवाई के माध्यम से? थोड़ा इसको भी समझाएं शहनवाज। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी जब से आए हैं तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो वो जिले को जो है पूरी तरह से क्राइम मुक्त करना चाहते हैं। और सीधे तौर पर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई हो रही है और प्रदेश को जो है अपराध मुक्त बनाने की पूरी तरह से जो है काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस तरह की कार्रवाई हुई है और मुरादाबाद में इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो है कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। और यहाँ के जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो भी यहाँ पर जो मुरादाबाद जनपद में जो भी अपराधी अपराध करेगा और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा तो वो अपराधी पूरी तरह से जो है बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और इससे बड़ी भी कार्रवाई और आगे की जाएगी। जी शहनवाज, थोड़ा सा एक चीज और बताएं, क्योंकि आप तो लंबे वक्त से वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुरादाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर या फिर इस तरीके के नामी अपराधी रहे हैं जिनका नाम मुरादाबाद के साथ जुड़ा रहा। ये जो कार्रवाई आप इस समय देख पा रहे हैं, क्या इस तरीके की कार्रवाई कोई आपके जहन में है कि इससे पहले कभी इस तरीके की कार्रवाई आपने देखी हो? और अगर इस तरीके की जो सख्त कार्रवाई है इस बार आपको देखने को मिल रही है तो इसका इंपैक्ट, इसका असर होता हुआ उस पूरे इलाके में आपको कैसा नजर आ रहा है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको भी बताएं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ मुरादाबाद में जो है काफी कई सारे बड़े अपराधी यहाँ पर थे और जिनके खिलाफ जो है पहले भी कई सारे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकी है। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई, जितनी बड़ी कार्रवाई अब हुई है उतनी बड़ी कार्रवाई पहले नहीं हुई है, छोटी छोटी कार्रवाई हुई है। लेकिन अब जिस तरह से ये 7 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है और जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। और आला अधिकारियों का कहना है कि इस आगे भी जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो पूरी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। यदि वो अपराध करते हैं और पूरे जनपद में किसी भी आपराधिक मामले में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। जी शहनवाज, थोड़ा सा ये भी बताएं, चूंकि अब ये बड़ी कार्रवाई है 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत वो भी मामले का दर्ज होना, लोगों का रिएक्शन कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि योगी सरकार ने तो शुरुआत में ही ये बात कही थी कि या तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे या तो फिर वो प्रदेश को छोड़कर चले जाएंगे। अब उस ओर बढ़ती हुई सरकार तो नजर आ रही है, कार्रवाई भी हो रही है। लोग इसको कैसे देख पा रहे हैं? वहां पर खासतौर से आम जनता ज्यादा परेशान होती है इस तरीके की जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं उनकी वजह से या उनके द्वारा किए जा रहे कृत्य की वजह से। अब अगर 7 लोगों के खिलाफ ये गैंगस्टर का जो मामला दर्ज हो रहा है या जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, इसको मुरादाबाद की जनता कैसे देख पा रही है और उस पूरे इलाके में इसका असर आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जिस अपराध के साथ मुरादाबाद का नाम जुड़ता था कहीं ना कहीं अब उस पर अंकुश लगेगा, रुकता हुआ नजर आएगा और इससे एक मैसेज भी पहुंचेगा इन अपराधियों तक? देखिए बिल्कुल मुरादाबाद में जिस तरह से पहले पूर्व में कई सारी घटनाएं हुई हैं, मुरादाबाद जो है आपराधिक मामले काफी बड़े हुए थे, लेकिन लगातार जिस तरह से कई सारे मुरादाबाद में इनकाउंटर हुए, जो बदमाश जो यहाँ पर खुलेआम घूमते थे वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से जो है जनता बेहद खुश है, क्योंकि पीछे लगातार आप देख सकते थे, मैं मुरादाबाद में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर मुरादाबाद में जगह जगह जो है बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे, चेन स्कैनिंग से लेके जो लगातार बाइकर्स गैंग का यहाँ पर काफी आतंक था और बदमाश खुलेआम यहाँ पर लूट और डकैती ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो पुलिस की कार्रवाई जैसे ही अमल में आई और लगातार पुलिस की एक के बाद एक कार्रवाई से जो है बदमाशों में खौफ पैदा हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने जिस तरह से एक्शन में जो उनकी पुलिस यहाँ मुरादाबाद में लगातार देखी गई है,
एक के बाद एक बदमाशों के इनकाउंटर हुए और एक के बाद एक कार्रवाई इस तरह की हुई। और अब ये 7 लोगों के खिलाफ जो गैंगस्टर हुई है और लगातार उनकी संपत्ति जो जब्त करने की बात कही जा रही है। आला अधिकारियों का कहना है कि आगे भी जो लोग इस तरह की वारदातों को, जो बड़े वारदातें हैं उसको अगर यदि घटना को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ के जो है मुरादाबाद के बेहद खुश हैं। मुरादाबाद को लोग, यहाँ के लोग जो चाहते हैं कि मुरादाबाद पूरी तरह से जो है क्राइम मुक्त हो, यहाँ पर किसी तरह का कोई क्राइम ना हो। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पुलिस की, मुरादाबाद की जनता बेहद खुश दिखाई दे रही है। जी शहनवाज, एक आखिरी और छोटा सा सवाल, क्या पुलिस महकमे के अंदर जो परिवर्तन हुआ या फिर नए कप्तान के आने की वजह से क्या ये माना जाए उस वजह से भी ये जो कार्रवाई है उसमें तेजी आई है, या फिर अब यहाँ पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राह नहीं है। जब से मुरादाबाद में एसएसपी प्रभाकर चौधरी यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से उनका प्रयास रहा है कि यहाँ पर मुरादाबाद में मुरादाबाद को पूरी तरह से क्राइम मुक्त बनाया जाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विभाग में भी कई सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं और सब इंस्पेक्टर हैं जिनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की है, निलंबन की कार्रवाई की है और लगातार अपराधियों के खिलाफ मुरादाबाद में कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद के एसएसपी को भी इसका श्रेय जाता है कि वो मुरादाबाद को जो है पूरी तरह से क्राइम मुक्त बनाना चाहते हैं। जी चलिए शहनवाज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब रुख दूसरी खबर का करेंगे। मेरठ में शनिवार को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बस में हुई गैंगरेप की घटना का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी बर्खास्त फौजी को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम ने यह भी बताया है कि महिला के पति से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि महिला की पहले भी 2 शादी हो चुकी हैं, उसका यह तीसरा पति है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति का यह कहना है कि महिला को शराब पीने की लत है। इसके साथ ही उसकी पत्नी पहले भी कई बार बिना किसी को बताए घर से जा चुकी है। महिला के पति ने यह बताया है कि शुक्रवार की दोपहर भी उसकी पत्नी बिना किसी को बताए अपने मायके जाने के लिए घर से निकली और उसके बाद उसने उस महिला के मोबाइल पर कई बार कॉल भी किया, लेकिन हर बार महिला उस कॉल को काटती रही। अब सुनील ने पुलिस को यह भी बताया कि वो एक बर्खास्त फौजी है, फिलहाल रोडवेज की अनुबंधित बस का वो चालक है। सुनील और महिला के बीच पिछले काफी समय से अवैध संबंध थे। शुक्रवार को भी अपने घर से निकलकर मेरठ पहुंचने के बाद महिला ने सुनील को कॉल किया है। इसके बाद सुनील अपने साथी कंडक्टर अरविंद को बस में साथ लेकर महिला के पास पहुंचा था। सुनील ने यह भी बताया कि 3 लोग देवलोक कॉलोनी स्थित एक मकान में गए जहां पर तीनों ने बैठकर शराब भी पी। इसके बाद महिला बेसुध हो गई तो फिर सुनील और उसके साथी अरविंद ने महिला के सहमत से ही उसके साथ संबंध बनाए, मगर जब शनिवार की सुबह तक महिला को होश नहीं आया तो दोनों आरोपी उसको दिल्ली रोड पर फेंककर फरार हो गए हैं। तो सनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सनुज, एक बार विस्तार पूर्वक बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला और खुलासा कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक सूचना मिली थी कि एक लाल साड़ी में जो महिला है वो दिल्ली रोड पर गौशाला के बाहर पड़ी हुई है और इसको जो पुलिस है, पुलिस ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला बेसुध थी और कुछ बता नहीं पा रही थी और उसके बाद जब महिला थोड़े होश में आई तो जब उसने ये बताया कि उसके साथ रोडवेज की बस में गैंगरेप किया गया, चालक परिचालक ने उसके साथ गैंगरेप किया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया, तो इससे पुलिस महकमे के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चूंकि मेरठ में एक अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना थी कि रोडवेज बस में यदि महिलाओं से गैंगरेप की वारदात होंगी तो क्या होगा। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची, खुद एएसपी, सी और तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, महिला से पूछताछ की और उसके बाद देर रात ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस पूछताछ में महिला ने जो सीडीआर, इस महिला के मोबाइल की जो सीडीआर निकाली, कहीं ना कहीं उससे पूरा जो खेल है वो सामने आ गया। बताया ये जा रहा है कि महिला जो चालक है रिटायर्ड फौजी है सुनील चौधरी, महिला उसको पहले से जानती थी। महिला ने खुद ही आकर उसे फोन किया था और उसके बाद बस में बैठकर ये लोग गए थे और देवलोक कॉलोनी में सुनील चौधरी, महिला और उसका सुनील का एक साथी अरविंद था, तीनों एक कमरे में गए थे और वहां जाकर इन्होंने शराब पी थी और अपनी मर्जी से ये बताया जा रहा है कि महिला की जो पुलिस दावा कर रही है कि महिला की सहमति से ही इन्होंने महिला से शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि चूंकि महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ गैंगरेप किया गया तो पुलिस ने गंभीरता समझी और जो सुनील चौधरी है उसको देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मोदीनगर में दबिश दी गई और जो दूसरा आरोपी अरविंद है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 376 डी में मुकदमा दर्ज किया है, यानी कि गैंगरेप में मुकदमा दर्ज किया है। महिला के पति से भी पूछताछ की गई और उसने यह बताया कि जो महिला है वो बिना बताए घर से चली गई थी। काफी उसे फोन किए गए लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले भी कई बार वो उसी तरीके से घर जाती रही है और यह बताया जा रहा है कि महिला मिर्जापुर, उसके चूंकि मूल रूप से मिर्जापुर की रहने वाली है,
है, तो अपने परिजनों से मिलने मिर्जापुर जा रही थी। रास्ते में उसके साथ ये गैंगरेप की वारदात हो गई। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से दावा और खुलासा किया है कि महिला की सहमति से सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले में 376 डी में मुकदमा दर्ज किया है, यानी गैंगरेप। पुलिस भले ही कुछ भी कह रही है, लेकिन मुकदमा गैंगरेप में दर्ज करना पड़ा है, क्योंकि महिला ने इसी तरह के आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। अब इस मामले में जांच की जा रही है, कई और पहलुओं को खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि इनको बेवजह फंसाने के लिए किया गया हो, नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ जिस तरीके से गैंगरेप किया गया। दूसरी बात यह निकल कर आ रही है कि कहीं महिला की सहमति से हुआ है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं कि जिन पर अधिकारी जांच कर रहे हैं, जल्दी इसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने के बिल्कुल सनुज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहां ले चलते हैं। प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में उनके द्वारा बैठक की जाएगी। आज मैंने स्वयं ओएसडी जो हैं श्री संजीव सिंह के साथ फिल्म सिटी का भी निरीक्षण मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे में किया गया है। फिल्म सिटी के प्रस्ताव को जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में मंजूर करके आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, उसी कड़ी में अब वहाँ की विस्तृत कार्य योजना बनाने का कार्य भी शुरू यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सहयोग से किया जा रहा है और फिल्म परिषद इसको आगे ले जाएगी। धन्यवाद। तो प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। आपको बता दें कि फिल्म सिटी को लेकर के आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो निरीक्षण है वो किया गया, उस विषय में विस्तृत जानकारी अवनीश अवस्थी की तरफ से दी जा रही थी। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे 4 के चक्रव्यूह में आगे। प्रतापगढ़ से खबर है, आपको बताएं कि अपराधियों ने एक युवक का अपहरण प्रतापगढ़ में किया और फिर अपहरणकर्ताओं ने फोन करके 5 लाख की फिरौती मांगी है। 2 घंटे में पैसा जमा करने की चेतावनी भी दी है। पुलिस को इस मामले की जानकारी देने पर धमकी भी दी है। फिरौती मांगने का भी एक ऑडियो वायरल हुआ है और 24 घंटे के बाद भी आपको यह बता दें कि इस पर अब तक कार्रवाई कोई नहीं की गई है। हालांकि परिजनों ने पत्र लेकर के सीएम और डीएम से अब इस मामले को लेकर के गुहार लगाई है। तो 2 घंटे में पैसा जमा करने की चेतावनी दी गई है और 24 घंटे के बाद भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई ना होना, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल है वो खड़े कर रहा है। क्योंकि एक तो फिरौती का मामला है, दूसरा ये है कि जो फिरौती मांग रहे हैं वो इस परिवार को धमका रहे हैं और 24 घंटे इस पूरे मामले के बीत गए हैं, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। परिजन अब इस पर पत्र डीएम को लिख रहे हैं, सीएम को लिख रहे हैं और इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जो न्याय है वो किया जाए। लेकिन सवाल एक बार फिर से व्यवस्थाओं को लेकर के यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि फिरौती की रकम को तत्काल देने की मांग की गई। धमकाया यह भी गया इस परिवार को कि ये जो फिरौती की बात है अगर पुलिस को बताई गई तो फिर ये सही नहीं होगा इस परिवार के लिए। ये धमकी भी इसको दी गई और इसको लेकर के जब पुलिस के संज्ञान में इस मामले को लाया गया तो इस पर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है। और अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अजीत, सबसे पहले तो बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल आयुष, अपराधियों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है। भाजपा की सरकार में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं, अपहरण भी कर रहे हैं। लगातार पूरा प्रशासन परेशान है। अजीत, ये बताइए कि 2 घंटे के अंदर पैसा जमा करने के लिए अपराधियों की तरफ से कहा गया था, फोन करके 5 लाख की फिरौती मांगी गई और उसके बावजूद भी कार्रवाई इसमें कोई नहीं की गई, ऐसा क्यों? और मामला क्या है और कैसे ये फिरौती मांगी गई और परिवार वालों का क्या कहना है, थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक बताएं। बिल्कुल, अपराधियों ने 2 घंटे की मोहलत दी थी। 2 घंटे में अगर आप 5 लाख की आप अगर पहुंचा देते हैं तो आपका जो गिरफ्तारी जो हमने उठाया है लोगों को, उनको वापस सुरक्षित पहुंचा देंगे। नहीं तो अंजाम जो होगा पूरी आप बहुत बुरा होगा। जी अजीत, ये बताएं कि जिसका अपहरण किया गया उस विषय में क्या जानकारी मिल पाई है, उससे शख्स के बारे में क्या उसका कोई सुराग लगा है? और दूसरा ये बताइए कि परिजनों ने पत्र लिखा है सीएम और डीएम को, इस विषय में क्या जानकारी आपके पास? अजीत, बिल्कुल, परिजनों ने मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा है। उसके बाद भी पुलिस पूरी तरीके से लापरवाह बनी हुई है। अभी तक पुलिस के संज्ञान में कोई मामला ही नहीं पहुंच पाया। जी अजीत, ये बताएं कि ये दरअसल ये जो पूरा वाकया है ये हुआ कैसे? अजीत, आदमियों ने फिरौती के लिए शख्स को उठाया और 5 लाख की फिरौती की डिमांड की थी कि अगर 2 घंटे में नहीं मिलती है 2 घंटे बाद अंजाम जो हो बुरा होगा। या चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।
और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।